पोटाशियम फेल्डस्पार के साथ वाटर रिएक्शन कर लेता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट बना लेता है। एल्यूमिनियम सिलिकेट के साथ फिर वाटर रिएक्शन कर लेता है तो वो काओलाइट या फिर क्वार्ट्ज यानी जो सिलिका है वो और साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वो बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जो साथ साथ वाक़या होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं उसमें हम अगर जिक्र करें या ना करें साथ में रिडक्शन भी साथ शामिल होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम रिडक्शन पढ़ते हैं तो साथ में जिक्र हो या ना हो ऑक्सीडेशन भी पढ़ा जाता है, क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस एक साथ वाक़या होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेसिकली क्या है? ऑक्सीडेशन है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन है, हाँ, ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक मॉलिक्यूल से, एक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? किसी दूसरे कंपाउंड में, किसी दूसरे एटम में, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में जाकर गिरते हैं और वहाँ पे अपने लिए जगह बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक केमिकल कंपाउंड वो ऑक्सीडाइज होता है और उसके साथ साथ एक दूसरा केमिकल कंपाउंड वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस वजह से इन दोनों रिएक्शंस को हम एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करे किसी केमिकल कंपाउंड के साथ, किसी मिनरल के साथ, तो वो क्या बनाता है? ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन अगर हाइड्रोलिसिस के बाद हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाए और उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो जाए, तो ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं? अगर एक साथ वाक़या हो, ऑक्सीडेशन एंड देन ऑक्सीडेशन इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इसकी वजह से क्या होती है? जो रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन है वो आसानी से हो जाती है, और ये दोनों प्रोसेस उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में अमूमन हम जो पढ़ते हैं रॉक्स की ऑक्सीडेशन, तो वो ऐसे रॉक्स ही होती है जिनमें ज़्यादातर आयरन और मैंगनीज पाए जाते हैं। तो इन रॉक्स की नॉर्मली जब वेदरिंग होती है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। ठीक है, अच्छा, मिनरल्स जब ऑक्सीडाइज हो जाए रॉक से तो फिर उसके बाद क्या होता है? इस किस्म के जो रॉक्स होते हैं वो लेस रेजिस्टेंट हो जाते हैं। लेस रेजिस्टेंट टू वेदरिंग मतलब कि ये अपने आप को अब कंबाइंड फॉर्म में, कंसोलिडेटेड फॉर्म में नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसकी वजह से कोई भी केमिकल, किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू कोई भी केमिकल एजेंट जो है वो रिएक्शन करके इसको इजीली डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम लास्ट में पढ़ते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने जो वेदरिंग पढ़ी थी फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग, तो उसमें भी हमने प्लांट्स और एनिमल का जिक्र किया था। ठीक है, तो बेसिकली जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है ये मैकेनिकल वेदरिंग ही है, लेकिन चूँकि यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व है तो इस वजह से इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग भी बोल सकते हैं। और उसमें हम वही पढ़ते हैं कि बेयर रॉक के ऊपर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, तो सबसे पहले आके लाइकन्स खुद को वहाँ पे अटैच कर लेते हैं, लाइकन्स अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेते हैं। लाइकन्स क्या है? फंजाई और एल्गी की जो एसोसिएशन है उसको क्या बोलते हैं? लाइकन्स बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें फंगस बेनिफिट देता है एल्गी को और एल्गी बेनिफिट प्रोवाइड करता है फंगस को। फंगस क्या करता है? वो उसके लिए वाटर एब्जॉर्ब करता है और एल्गी के सेल्स को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम इंटेंस सनलाइट। ठीक है, अच्छा, एल्गी क्या करता है? उसी वाटर को इस्तेमाल करता है अपने फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो फूड प्रिपेयर करता है, उस फूड को वो खुद भी यूज़ करता है और अपने पार्टनर फंगस को भी देता है। ठीक है, तो इस किस्म का ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें क्या होता है, अगर ये दोनों साथ हों तो इसको बाहर से किसी दूसरे एजेंसी की ज़रूरत नहीं है कि वो इसको सपोर्ट करे। ठीक है, तो इस वजह से ये अपने आप को रॉक्स के ऊपर भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पे नॉर्मली प्लांट्स और एनिमल खुद को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, फिर लाइकन्स वहाँ पे थिक ग्रोथ शो करते हैं, तो ये लाइकन्स हवा में जो मौजूद डस्ट पार्टिकल है उनको भी ट्रैप करते हैं और इसके साथ साथ इनकी डेथ और डिके भी होती है। इसके अलावा इनमें मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस या प्रोसेसेस होते हैं, तो इसकी वजह से रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन भी हो जाती है। अच्छा, इनकी डेथ और डिके की वजह से ऑर्गेनिक कंटेंट आता है। डस्ट पार्टिकल जो इन्होंने ट्रैप किए होते हैं वो सारे मिल के क्या बनाते हैं, वहाँ पे
थोड़ा बहुत फर्टाइल सॉइल बना लेते हैं। जब सॉइल थोड़ा बहुत बन जाए और वो फर्टाइल हो, उसके बाद यहाँ पे अब हायर प्लांट्स आके अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, हायर प्लांट्स की रूट्स के लिए थोड़ी बहुत जगह बन जाती है कि वो अपने आप को पेनिट्रेट करे और वहाँ पे खुद को एस्टेब्लिश करे। हायर प्लांट्स के रूट्स जब वहाँ पे पेनिट्रेट करते हैं तो वो नीचे रॉक्स में मौजूद जो पॉकेट्स है या क्रेविसेस हैं, अगर उसके सामने आए वो उसको क्रॉस करते हैं और उनके रूट्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस क्रेविस के जो दीवारें हैं उसके ऊपर। इस प्रेशर के नतीजे में यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन या वेदरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और मज़ीद ये क्या होता है कि इनके रूट्स और इनके लीव्स वगैरह जो इनके पार्ट्स होते हैं जो नीचे गिरते हैं, उनकी डेथ और डिके होती है, इनकी डिकम्पोजिशन होती है, तो उसकी वजह से मज़ीद ऑर्गेनिक कंटेंट यहाँ पे ऐड होता जाता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बनती जाती है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है कि एनिमल्स आके अपने आप को वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एनिमल्स अमूमन जो रोडेंट्स होते हैं, ठीक है, रोडेंट्स होते हैं या बरोइंग एनिमल्स होते हैं, जैसे अर्थवार्म वो हो गया, बरोइंग एनिमल होता है। वो क्या होता है, ज़मीन के नीचे रेंगता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अर्थवार्म के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ सेकंड्स में कई टन नीचे का सॉइल ऊपर की तरफ लेकर आता है, यानी नीचे जो फर्टाइल सॉइल है वो उसको लेकर आता है ऊपर की तरफ, उसमें मौजूद मिनरल्स सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह ये एनिमल्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स या रॉक्स की वेदरिंग में